नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपन शाम को एमसीक्यूज क्लास ले रहे हैं उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज को आप शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड ध्यान रखना है। शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड उसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड थर्ड 2022 ध्यान रखना है। थर्ड ग्रेड 2022 जो पीटीआई की भर्ती है दोस्तों, उसका रिजल्ट की जो आज को न्यूज़ मिली है वो आपको मिल भी गई होगी। तो दोस्तों वो 10 अप्रैल से पहले अपने को यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, निश्चित तौर पर आ जाएगा। तो आप डोंट वेरी रहे, यानी जल्दी आपको उसमें खुशखबरी मिल जाएगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें। आज अपन 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो आज ये अपनी यहाँ पे सीरीज़ रहेगी दोस्तों, वो सीरीज़ देखिए यहाँ पे सीरीज़ नंबर यहाँ पे 47 रहेगी। यानी बहुत अपन ने सीरीज़ कंप्लीट कर ली है दोस्तों। आप प्ले लिस्ट में जाकर इन सीरीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और चैनल पर अगर आप कंटिन्यू बने हुए हैं तो आपको सिलेक्शन की यहाँ पे गारंटी भी मिलती है, क्योंकि कंटिन्यू जो क्लासें लेते हैं निश्चित तौर पर आप 100+ क्वेश्चन ध्यान रखना है। 100+ बोल रहा हूँ, वो चाहे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 100+ क्वेश्चन आप सेकेंड पेपर के अंदर करेक्ट करोगे अगर आप आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो 100+ क्वेश्चन आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आप क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे शेयर और लाइक आप जरूर किया करो, शेयर और लाइक बहुत कम करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ क्लास को थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 130 क्वेश्चन करेंगे अपन, ज़्यादा टाइम नहीं है तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर अपने को यहाँ पे टाइप करते रहना है। किसका अर्थ आकार बढ़ने से होता है, यहाँ पे किसका अर्थ है जिसका आकार बढ़ने से होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या उन्नयन। दोस्तों आज 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लेकर आए हैं। इजी क्वेश्चन रहेंगे वैसे, लेकिन फिर भी आप ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादातर गलत कर देते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन का लेवल भी यही रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे किसका अर्थ आकार बढ़ने से है वो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का अभिवृद्धि, जिसे अपन वृद्धि कहते हैं। शरीर में लंबाई, चौड़ाई, आकार में इसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों यहाँ पे गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है वो कौन है अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है ना, और गेस्टाल्टवाद जो दोस्तों इसका जो 1912 में ध्यान रखना है, 1912 में गेस्टाल्टवाद की नींव रखी गई थी। और प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों वर्दीमेर है। वर्दीमेर ध्यान रखना गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक रहेंगे। कोलर कोपका और लेविन है वो इसके सहयोगी रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे साइको का अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी होती है दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, साइको प्लस लॉजी। तो यहाँ पे साइको का अर्थ क्या होता है? प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है आत्मा है। वो साइको का अर्थ होता है, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी का अर्थ होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे नहीं आता है वो बताना है कौन सा क्षेत्र है। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान, कौन सा क्षेत्र इसमें नहीं आता है। प्रश्न नंबर 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आर्थिक मनोविज्ञान है, ये साइकोलॉजी के अंदर या फिर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे निम्न में कौन मनोविज्ञानी नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न अपन ने लगभग कल भी किए थे, कल के प्रश्नोत्तरी में भी, और आज भी अपन इसको सेलेक्ट किए हैं क्योंकि ये प्रश्न लगभग 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। ध्यान रखना 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए अपन इस प्रश्न को बार बार लेकर आए हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखे दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन मनोविज्ञानी नहीं है। वाटसन, स्किनर, हल, जॉन डीवी। प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जॉन डीवी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, क्वेश्चन बड़ा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है। दोस्तों यानी कौन सा आयाम नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो गिलफोर्ड
गिलफर्ड है, इसने बुद्धि आयाम की जो मॉडल दिया था उसमें से कौन सा आयाम नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। विशिष्टता तो प्रक्रिया, परिणाम, अंतर्वस्तु। प्रश्न नंबर 6 बताना और सही आंसर रहेगा तो नहीं है, तो वो विशिष्ट तत्व यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना विशिष्ट तत्व। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊँ विशिष्ट तत्व नहीं है, प्रक्रिया, परिणाम और अंतर्वस्तु इससे संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ एक बार। प्रश्न नंबर 7 देखे दोस्तों, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु यानी मेंटल एज 10 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आता है। यानी 12 वर्षीय बालक है, उसकी मेंटल एज कितनी है, 10 वर्ष है, यानी आयु उम्र से भी कम उसकी मानसिक आयु है, ध्यान रखना है। तो वो किस श्रेणी में आएगा, प्रतिभाशाली, सृजनशील, औसत या मंदबुद्धि। प्रश्न नंबर 7 बताना है। प्रश्न नंबर 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मंदबुद्धि श्रेणी में आएगा, ध्यान रखना है मंदबुद्धि श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट और अगला अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, यानी पावलोव है उसने जो शास्त्रीय अनुबंधन दिया था, क्लासिकल जो थ्योरी दी थी, ध्यान रखना है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, तो अनुबंधन में कब क्या इसमें पहले होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पहले भोजन बाद में ध्वनि, पहले ध्वनि बाद में भोजन, भोजन व ध्वनि साथ साथ, या सिर्फ भोजन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 8 बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी उसमें पहले ध्वनि बजती है घंटी की, ध्यान रखना है जो घंटी है घंटी की पहली आवाज़ आती है उसके बाद में ही भोजन दिया जाता है। तो घंटी के साथ में ही कुत्ता है दोस्तों, यहाँ पे कुत्ता क्या करता है, लार टपकाने लगता है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा, एक बालक असंभव प्रतीत वाली कल्पना करता है, ध्यान रखना असंभव तो वह संकेत है, ध्यान रखना असंभव विचारों को वो सोचता है, प्रतीत करता है, तो वो किस श्रेणी में आता है, प्रतिभाशाली, सृजनशीलता, औसत बुद्धि या मंदबुद्धि बालक। असंभव करने वाली प्रश्न नंबर 9 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यानी सृजनशीलता, जिसे अपन क्रिएटिविटी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है इसे अपन क्रिएटिविटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है दोस्तों, अभिप्रेरणा है मोटिवेशन, उसमें से प्यास है वो क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। आवश्यकता, प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति या अंतर्नाद। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों अंतर्नाद, जिसे अपन चालक के नाम से जानते हैं, ड्राइव इसे अपन कह सकते हैं, ध्यान रखना ड्राइव से कहते हैं चालक, प्रनोद इसे अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है भाला फेंक में आर्क रेखा की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों भाला फेंक जेवलिन थ्रो में जो आर्क रेखा है इसकी चौड़ाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। आर्क रेखा की चौड़ाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना, 4, 5, 6 या 7 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 11 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों आर्क रेखा की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो यहाँ पे ध्यान रखना है 7 सेंटीमीटर रहेगी। सबसे ज़्यादा जो चौड़ाई होती है वो 7 सेंटीमीटर रहेगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों एक बार शेयर और लाइक कर दिए, शेयर और लाइक ज़रूर करिए आप क्लास को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया है दोस्तों। यहाँ पे बास्केटबॉल खेल है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विलियम मॉर्गन, जेम्स नेस्मिथ, कार्ल लुइस या फिर जॉनसन। बास्केटबॉल का आविष्कार कब किया गया था वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों बास्केटबॉल का जो आविष्कार है ध्यान रखना है वो 1892 में, ध्यान रखना 1892 में किया गया था। बास्केटबॉल अमेरिका में 1892 में किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों जेम्स नेस्मिथ है, इसके द्वारा यहाँ पे किया गया था। विलियम जी मॉर्गन है दोस्तों, इसके द्वारा किसका किया गया था तो वो वॉलीबॉल का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा अपना, हैंडबॉल में खिलाड़ी बॉल को पकड़कर कितने कदम चल सकता है। दोस्तों यहाँ पे हैंडबॉल खेल है, इसमें खिलाड़ी बॉल को पकड़ लेता है और उसके बाद कितने कदम चल सकता है वो अपने को यहाँ पे बताना है, 1, 2, 3 या 4। प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 और सही आंसर रहेगा दोस्तों
बॉल को पकड़ने के बाद खिलाड़ी 3 कदम चल सकता है। अगर वो 3 कदम से ज़्यादा चलता है, ध्यान रखना है, तो फिर वो फाउल हो जाएगा। ध्यान रखना, फाउल हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा, ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी टीम भेजी थी। यानी ओलंपिक के अंदर भारत ने पहली बार हॉकी की टीम है वो कब भेजी थी, वो अपने यहाँ पे बताना। 1920, 24, 28 या 32। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक। ध्यान रखना है, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय पहली बार हॉकी की टीम भेजी थी और पहली ही बार में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए अपन इसे गोल्डन ओलंपिक के नाम से भी जानते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना। और अभी तक 8 गोल्ड मेडल भारत ने हॉकी गेम्स के अंदर, ओलंपिक के अंदर जीत चुके हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। भारत ने सर्वप्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यानी भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, इसका आयोजन है वो कब हुआ है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 1922, 24, 26, 28। प्रश्न नंबर 15 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1924 में भारत में पहली बार, ध्यान रखना है, एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, ये भी अपने को ध्यान रखना। यानी पहली बार कब हुआ था, 1924 में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितने फुट होती है, ध्यान रखना है, यहाँ पे फुट में बतानी है दोस्तों अपने को कि जो गोल पोस्ट होता है दोस्तों, उस गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना। फुटबॉल के अंदर 5, 6, 7, 8। प्रश्न नंबर 16 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 8 फीट है वो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है। ध्यान रखना है, फुटबॉल के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, इसका मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो अपने यहाँ पे बताना है। इजी रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्विट्जरलैंड। देखना, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है और इसका मुख्यालय है। इस कमेटी का जो स्थापना है वो कब की गई थी, वो 1894 में, यानी 1894 के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। बैडमिंटन में लेट का अर्थ क्या है दोस्तों। यहाँ पे बैडमिंटन है, इसमें लेट शब्द है, इसका अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। शटल का अंदर गिरना, शटल का पोल से टकराना, शटल का जाल से छूना, शटल का बाहर गिरना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन गेम में जो लेट शब्द है इसका अर्थ अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शटल का जाल से छूना है वो लेट होता है। यानी जो शटल होती है दोस्तों, ये अपना यहाँ पे नेट होता है, मान लो ये नेट है, इस नेट के यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये नेट लगा हुआ है, तो शटल होती है दोस्तों, वो शटल क्या करती है, इस जाल को छू जाती है, नेट को छू लेती है, तो इसे अपन लेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। कबड्डी में बोनस अंक का चिन्ह क्या है दोस्तों। कबड्डी है, कबड्डी के अंदर जो बोनस मिलता है उसका चिन्ह क्या है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बताना है दोस्तों। कबड्डी में बोनस कब मिलता है, ध्यान रखना है। 6 या 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी के अंदर, तो बोनस मिलता है, अपने को ये भी फैक्ट याद रखना है। कबड्डी में बोनस अंक का चित्र कौन सा होता है, चिन्ह कौन सा होता है, 19 नंबर में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों त्रिभुज जो ट्राइंगल होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। कबड्डी में बोनस अंक का सिग्नल रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। यहाँ पे लॉन टेनिस का आविष्कार किया दोस्तों। यहाँ पे जो लॉन टेनिस है या टेनिस है, इसका आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया है, वो अपने यहाँ पे बता दोस्तों। विलियम जो मॉर्गन है, इसने वॉलीबॉल का आविष्कार किया था, ध्यान रखना वॉलीबॉल का। जेम्स नेस्मिथ है, इसने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। लेकिन प्रश्न नंबर 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों मेजर विंगफील्ड है, ध्यान रखना है मेजर विंगफील्ड, इसने लॉन टेनिस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। बास्केटबॉल में केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहते हैं दोस्तों। जो बास्केटबॉल खेल है उसमें जो सेंटर सर्किल होता है, उसमें जो बॉल को उछाला जाता है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। मान लो ये बास्केटबॉल का ग्राउंड है और इसमें अपन ये तो हो गए सेंटर लाइन, और साथ ही में दोस्तों सेंटर लाइन, और ये अपना मान लो इसके अंदर सेंटर सर्किल होता है, इसके अंदर अपन बॉल को उछालते हैं, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। थ्रो बॉल, पिवट, लेप शॉट या जंप बॉल।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन जंप बॉल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, जंप बॉल। थ्रो बॉल किस में होता है दोस्तों? यहाँ पे थ्रो बॉल यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों, हैंडबॉल कोर्ट की लंबाई कितने मीटर होती है? दोस्तों हैंडबॉल कोर्ट होता है, इसकी लंबाई है वो कितने मीटर होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों हैंडबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंबाई 40 मीटर होती है। और साथ ही में दोस्तों चौड़ाई बताऊँ तो वो 20 मीटर होती है। ध्यान रखना, चौड़ाई इसकी 20 मीटर और लंबाई इसकी 40 मीटर रहेगी। नेक्स्ट होगा प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजित हुए थे। दोस्तों जो प्रथम एशियाई खेल है वो कहाँ आयोजित हुए थे वो अपने यहाँ पे बताना है। इजी रहेगा दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों यहाँ पे 1951 1951 में हुई थी। लेकिन पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो वो भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखे दोस्तों, कहाँ फुटबॉल को हर पास्टिन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल है, इसको हर पास्टिन का नाम से है वो कहाँ जाना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों अपन फुटबॉल को फुटबॉल इंग्लिश में फुटबॉल बोलते हैं, वैसे इसका नाम सोकर होता है, सोकर इसे अपन कहते हैं, ध्यान रखना। लेकिन इसे हर पास्टिन के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर जानते हैं? प्रश्न नंबर 24 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मिस्र के अंदर। ध्यान रखना, फुटबॉल को हर पास्टिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 रहेगा, शतरंज में सबसे बड़ा मोहरा है। दोस्तों जो चेस हो है, शतरंज है, इसमें सबसे बड़ा, ध्यान रखना, सबसे बड़ा मोहरा है वो कौन सा होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। घोड़ा, हाथी, वजीर या बादशाह? दोस्तों शतरंज का जादूगर अपन किसी के नाम से जानते हैं तो वो यहाँ पे ध्यान रखना, शतरंज का जादूगर या बादशाह है वो विश्वनाथन आनंद को अपन कहते हैं, जिसे पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 में दिया गया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बादशाह होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है वो सबसे बड़ा मोहरा होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, शतरंज बोर्ड में खाने हैं। दोस्तों यहाँ पे जो चेस बोर्ड होता है इसमें कितने खाने होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। चेस बोर्ड के अंदर कितने खाने होते हैं? दोस्तों ये शतरंज बोर्ड होता है, इस शतरंज बोर्ड में कितने खाने होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। जो ये खाने होते हैं दोस्तों यहाँ पे ये कितने होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 64 यहाँ पे ब्लॉक या खाने होते हैं, ध्यान रखना, चेस्ट बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, पहले डेविस कप का आयोजन कब किया गया था? दोस्तों जो डेविस कप है इसका आयोजन कब किया गया था वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों डेविस कप है इसका किससे संबंध है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ डेविस कप है किससे संबंधित रहेगा, तो टेनिस से संबंधित रहेगा। ध्यान रखना, डेविस कप का संबंध किससे होता है? टेनिस से होता है। और इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1900 के अंदर यहाँ पे डेविस कप का आयोजन किया गया था, यह शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, पोल वाल्ट में बॉक्स की लंबाई है। दोस्तों जो पोल वाल्ट होता है इसमें बॉक्स की लंबाई है वो कितनी होती है? यानी पोल वाल्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे बांस कूद बोलते हैं, जिसमें जो बॉक्स लगा हुआ होता है बांस को रोकने के लिए, ध्यान रखना, बांस को रोकने के लिए जो बॉक्स लगा हुआ होता है इसकी लंबाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना, जिसे अपन प्लांटिंग बॉक्स के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 100 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पे लंबाई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल में एक टीम में खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों जो बास्केटबॉल गेम्स है इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, 7, 12, 14 या 5? प्रश्न नंबर 29 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों बास्केटबॉल गेम में जो 7, 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन प्लेइंग कितने होते हैं ध्यान रखना, तो प्लेइंग एक टीम के वो यहाँ पे ध्यान रखना है 5 खिलाड़ी इसमें प्लेइंग होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, भाला फेंक में रनवे की चौड़ाई है। दोस्तों जो भाला फेंक है उसमें रनवे की चौड़ाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। भाला फेंक जेवलिन थ्रो है दोस्तों यहाँ पे, उसमें रनवे की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों ये रनवे होता है, मान लो ये रनवे है, तो इस रनवे की चौड़ाई कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है, इसकी चौड़ाई कितनी। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है भाला फेंक के अंदर जो रनवे है
इसकी चौड़ाई यहाँ पे 4 मीटर में रहेगी दोस्तों, यहाँ पे 4 मीटर इसकी चौड़ाई रहती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, किस रोग में मसूड़े सूज जाते हैं और रक्त निकलने लगता है? ध्यान रखना कौन सा रोग है जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं और खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है, रक्त आने लगता है, वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों ये विटामिन सी की कमी से होता है, ज़्यादातर ये रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। ध्यान रखना ये भी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों, स्कर्वी रोग के कारण जो मसूड़े हैं उनमें खून आने लगता है और सूज भी जाते हैं। ध्यान रखना विटामिन सी जिसे स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखे दोस्तों, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स है ये किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। परिसंचरण से, पाचन से, उत्सर्जन या श्वसन से? ब्रोंक्यूल्स दोस्तों ये अपना मान लो सिर होता है, ये अपने यहाँ पे चेहरा हो गया, मुंह, और ये अपना यहाँ पे गर्दन वाला भाग, साथ में आगे से जाके यहाँ पे ये फेफड़े वाला भाग होता है, यहाँ पे ये विंड पाइप होता है, साथ में ये फेफड़े होते हैं दोनों तरफ। ध्यान रखना लंग्स होते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे फेफड़े होते हैं। इन फेफड़ों के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना दोनों तरफ है वो ब्रोंक्यूल्स जाती है अंदर से। ये तो विंड पाइप होता है जिसे अपन ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। अंदर यहाँ पे दोनों तरफ है वो ब्रोंक्यूल्स जाती है। जो दाएं फेफड़ा उसमें तीन लोब होते हैं और बायां फेफड़ा उसमें 2 लोब होते हैं। तो प्रश्न नंबर 32 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे श्वसन से संबंधित रहेगा, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? दोस्तों जो राइट जो लोब है, लंग्स है, उसमें कितने खंड होते हैं, लोब होते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना। दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, खंड होते हैं? प्रश्न नंबर 33 बताना है दोस्तों। ये अपना ट्रेकिया है, दोनों फेफड़ों के अंदर चला जाता है, ये अपने दोनों तरफ फेफड़े हो जाती है मान लो। तो यहाँ पे बताना है दाएं फेफड़े के अंदर कितने और बाएं फेफड़े के अंदर कितने। तो यहाँ पे पहले बताया था मैंने, दाएं फेफड़े में ये 3 लोब होते हैं ध्यान रखना, और बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना। चेचक, प्लेग, कोड, टिटनेस? प्रश्न नंबर यहाँ पे 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे चेचक होता है वो यहाँ पे बैक्टीरिया से नहीं होता, ध्यान रखना वायरस से होता है, वायरस से होता है जिसे अपन जीवाणु से होता है, सॉरी वायरस होता है जिस विषाणु से होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या है। दोस्तों जो मेरुदंड है वर्टिब्रा है, इसमें बोन्स की यानी हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है, वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 35 बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों मेरुदंड में जो हड्डियों की संख्या है वो 33 होती है, लेकिन ये बाद में ध्यान रखना है ऑक्सीपाई के कितनी रह जाती है, वो 26 रह जाती है, जिससे अपन शुरुआत में सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, यानी सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, कोइक, सैक्रल और कोइक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, हॉकी खेल क्षेत्र में डोटेड डी गैप कितने मीटर का होता है? दोस्तों हॉकी खेल क्षेत्र होता है उसमें जो डोटेड होता है, मान लो ये हॉकी का ग्राउंड है दोस्तों यहाँ पे, और इसके अंदर ये डोटेड होता है, ये इसका गोल पोस्ट है मान लो पीछे, ये ऐसे डोटेड लाइन होती है, दोनों तरफ डोटेड लाइन होती है, इसका गैप कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 36 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो मीटर में ध्यान रखना है। डोटेड डी में जो गैप कितने मीटर का होता है, वो 3 मीटर का होता है गैप, ध्यान रखना, यानी इनके बीच में गैप 3 मीटर का नहीं होता। डोटेड डी के अंदर जो डोटेड लगे हुए होते हैं उनके बीच में 3 मीटर का गैप होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ मैं एक बार। प्रश्न नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वर्टिकल एक्सेस पर और हॉरिजेंटल प्लेन पर कौन सी क्रिया होती है, यानी एक्स तो कौन सा है वर्टिकल और प्लेन कौन सा है तो वो हॉरिजेंटल, तो कौन सी क्रिया यहाँ पे होने वाली है वो अपने यहाँ पे बताना। ध्यान रखना है एक्स के समानांतर
एक प्लेन जुड़ा होता है 90 डिग्री के कोण पर, उसी के अंदर अनुसार यहाँ पे गति होती है। तो प्रश्न नंबर 37 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोटेशन। रोटेशन होगा, घूमने वाली क्रिया होगी, लेकिन वो इनवर्ड यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ हो सकती है, यानी ऐसी भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरफ अपने को यहाँ पे गति मिलेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखे दोस्तों, कौन सा खनिज लवण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा है वो खनिज लवण नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना, यानी मिनरल्स नहीं है। वसा, कैल्शियम, फास्फेट, आयोडीन। प्रश्न नंबर 38 सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो वसा है वो खनिज लवण की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, कौन सा पोषक पानी में घुलनशील है, यानी कौन सा है इनमें से जो पानी में घुलनशील रहेगा, कार्बनिक, अकार्बनिक, दोनों। दोनों यहाँ पे दोनों है दोस्तों, ध्यान रखना, दोनों या दोनों नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे दोनों है, दोनों ही तरफ। तो कौन सा यहाँ पे पानी में घुलनशील रहेगा, प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों अकार्बनिक। ध्यान रखना, अकार्बनिक तत्व होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखना, कार्बनिक होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। कार्बनिक किसे बोलते हैं अपन दोस्तों, जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये जल में घुलनशील नहीं होते। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, थोड़ी गतिशील संधि है, यानी स्लाइटली मूवेबल, कौन सी यहाँ पे जॉइंट है वो अपने को यहाँ पे बताना। थोड़ी सी, क्योंकि संधि होती है, संधि का मतलब जोड़ है दोस्तों। जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, चल, अचल और अल्पचल। ध्यान रखना है, 3 प्रकार के जोड़ होते हैं, चल, अचल और अल्पचल। तो अल्पचल यहाँ पे, अल्पचल की श्रेणी में थोड़ी सी उसमें गति है, तो कौन सा जोड़ रहेगा। प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों धड़, यानी चेस्ट में जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती है, और धड़ की जो जॉइंट है, गति है, वो यहाँ पे थोड़ी सी होती है। ध्यान रखना है, पैर की गति है, हाथ की गति, ये पूरी चल यानी चल श्रेणी में आएगा, और जो खोपड़ी है वो यहाँ पे अचल श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है, व्यायाम का रक्त पर कौन सा प्रभाव नहीं है, यानी कौन सा प्रभाव नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। आरबीसी की बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाती है, अधिक लैक्टिक अम्ल का जमाव सहन करता है, कौन सा नहीं है वो बताना है। तो प्रश्न नंबर 41 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाती है। व्यायाम करने से डब्ल्यूबीसी खत्म नहीं होती है, बल्कि ये भी मजबूत होने लगती है और बढ़ने लगती है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, पीवट संधि शरीर में कहाँ पर है। दोस्तों ये पीवट संधि है वो शरीर में कहाँ है वो अपने यहाँ पे बताया, कशेरुका के ऊपर जिस पर खोपड़ी घूमती है, अंगुली पर, घुटने में या कूल्हे में। पीवट संधि कहाँ होती है दोस्तों। पीवट को अपन किस नाम से जानते हैं, कीलदार भी इसे अपन बोलते हैं। जो कीलदार संधि होती है उसे अपन कीलदार भी कह सकते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कशेरुका के ऊपर जिस पर खोपड़ी, यानी एटलस के ऊपर है। एटलस हड्डी के अंदर एक्सेस हड्डी, ध्यान रखना, एटलस के अंदर एक्सेस हड्डी घुसी होती है और उसके ऊपर कौन सी खोपड़ी टिकी हुई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखे दोस्तों यहाँ पे, जीव जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोग नहीं है, यानी जो जीव जंतु है उनके द्वारा फैलने वाला रोग है वो कौन सा नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। रेबीज, प्लेग, चेचक या मलेरिया। सीधा सीधा यहाँ पे संक्रामक रोग के बारे में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 43 और सही आंसर रहेगा दोस्तों चेचक होती है वो जीव जंतुओं से नहीं फैलती है। साथ ही में प्लेग हो गया, प्लेग चूहों से फैलता है, ध्यान रखना है। रेबीज कुत्ते से, मलेरिया यहाँ पे मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, कौन सा पाचन का अंग नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पाचन का अंग है वो कौन सा नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना। आमाशय, ग्रसनी, छोटी आंत और फेफड़ा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 44 सही आंसर रहेगा दोस्तों लंग्स है वो यहाँ पे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग है, न कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखे दोस्तों यहाँ पे शरीर, यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है दोस्तों, इसको शरीर समझना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहाँ पे शरीर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है वो कौन सी है वो अपने यहाँ पे बता। प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 से आंसर रहेगा दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है या ग्रंथि है वो यहाँ पे यकृत होती है, लीवर होता है, जिसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम, ध्यान रखना है 1.5 kg के लगभग होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखे दोस्तों, क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वाशियोरकोर रोग है वो किसकी कमी से रहेगा। साथ ही हम दोस्तों क्वाशियोरकोर और एक रोग और आता है जिसे अपन मरासमस के नाम से जानते हैं।
मरासमस। तो क्वासी ओर्गोर और मरासमस है, ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं? तो प्रश्न नंबर 46 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, खो खो खेल की कुल समय सीमा है वो कितनी होती है? वो अपने यहाँ पे बताना है, कुल समय सीमा है वो कितनी होती है। चलो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 55 मिनट यहाँ पे टोटल इसकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, शरीर में लोह तत्व की कमी से रोग होता है, यानी शरीर में अगर लोह आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग रहेगा? टाइफाइड, सुजाक, स्कर्वी या एनीमिया। प्रश्न नंबर 48 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे अपन रक्त अल्पता, ध्यान रखना है, रक्त अल्पता यानी खून की कमी होने लगती है, आरबीसी की संख्या इसमें कम हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लोरोफिल किस रंग का होता है? दोस्तों यहाँ पे क्लोरोफिल है वो किस रंग का होता है वो अपने यहाँ पे बताना है, हरा, नीला, लाल या पीला। क्लोरोफिल दोस्तों यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों वो यहाँ पे भोजन बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण सूर्य की जो किरणें होती हैं उनसे बनाते हैं, तो उसमें उनके पत्तों का रंग कैसा दिखता है? हरा। तो वो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण दिखता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्लोरोफिल के कारण दिखता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन आएगा? दोस्तों यहाँ पे ब्लड की जो क्लोटिंग है उसको जमाने के लिए कौन सा यहाँ पे विटामिन होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे विटामिन के है वो जिसे अपन फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य सुरक्षा व इनके नियमों से अवगत कराने वाले को क्या कहते हैं? यानी स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा और उनके नियमों को बताने वाले को क्या कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या सभी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के नाम से इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता का टीमों के आधार पर आयोजन न होकर खिलाड़ियों द्वारा एक दूसरे को चुनौती देना कौन से टूर्नामेंट कहता है? यहाँ पे यानी प्रतियोगिता का टीमों के आधार पर आयोजन नहीं हो रहा है बल्कि एक दूसरे को ही चुनौती दी जा रही है, तो कौन सा टूर्नामेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे? प्रश्न नंबर 52 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चैलेंज टूर्नामेंट होता है, जो एकल और युगल यानी सिंगल और डबल खिलाड़ियों के अंदर जो टूर्नामेंट किया जाता है वो यहाँ पे चैलेंज टूर्नामेंट रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखें दोस्तों, खिलाड़ियों की संख्या कम होने पर फिक्चर का आकार किस विधि से होता है? यानी खिलाड़ी है उसकी संख्या कम है तो फिक्चर का आधार कौन सी विधि से रहेगा? नॉकआउट, टेबुलर, लेडर या साइकिल। प्रश्न नंबर 53 बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 53 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेडर विधि के द्वारा, जाना गया लेडर विधि के द्वारा यहाँ पे फिक्चर डाला जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54, शिक्षा के लिए खेलों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों यहाँ पे शिक्षा के लिए जो खेलों का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया है वो अपने यहाँ पे बताना है। जॉन डेवी, कुक, आर्मस्ट्रॉन्ग या फ्रोवेल। प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 सही आंसर रहेगा दोस्तों कोलवेल्ट कुक है, उसके द्वारा शिक्षा के लिए खेलों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों यहाँ पे किस व्यायाम को करने से मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है? यानी मसल्स है इसकी लंबाई बढ़ती है, वो कौन सा व्यायाम रहेगा? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, दोनों या दोनों ही नहीं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला आइसोटोनिक व्यायाम है, इसकी लंबाई बढ़ती है, ध्यान रखना है। और आइसोमेट्रिक है इसमें मांसपेशी की लंबाई बढ़ती नहीं है बल्कि तनाव पैदा होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों पे हाथ को आगे से ऊपर उठाने को क्या कहते हैं? यानी हाथ को आगे से ऊपर उठाना है। जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, इसका ये हाथ है, मान लो ये वाला हाथ है, तो इसको ये ऐसे उठाता है ऊपर, यानी ऊपर तक ले जाता है इस हाथ को ऐसे करके,
ऊपर तक, तो फिर वो क्या कहलाएगा? एलिवेशन, रोटेशन, प्रोनेशन, डिप्रेशन। प्रश्न नंबर 56 सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन एलिवेशन या एलिवेशन भी इसे अपन कह सकते हैं, और हाथ को वापस नीचे लेना है उसे अपन डिप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, पाठ्य योजना के अनुसार कक्षा का संगठन शिक्षक किस तैयारी में करते हैं? तो यहाँ पे पाठ्य योजना के अनुसार कक्षा का जो संगठन है शिक्षक की किस तैयारी में है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शिक्षक की किस तैयारी के अंतर्गत है? व्यक्तिगत तैयारी है या तकनीकी या दोनों नहीं। पाठ्य योजना के अनुसार कक्षा का संगठन शिक्षक की किस तैयारी में आता है? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 57 सही आंसर रहेगा दोस्तों, तकनीकी तैयारी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, किस में सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से की जाती है? यानी सत्य की खोज है वो वैज्ञानिक ढंग से किस में की जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा यहाँ पे स्कूल रहेगा? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या वास्तविकतावाद? प्रश्न नंबर 58 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है यथार्थवाद के अंतर्गत ध्यान रखना है, वैज्ञानिक ढंग से सत्य की खोज की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, बुनियादी व्यायाम में नहीं है, यानी जो बुनियादी है मूलभूत व्यायाम है उनमें से कौन सा नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। चलना फिरना, भागना, चढ़ना उतरना या डंड निकालना बुनियादी व्यायाम में नहीं है। प्रश्न नंबर 59 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे डंड निकालते हैं जो पुशअप्स करते हैं वो यहाँ पे बुनियादी व्यायाम में नहीं होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखिए दोस्तों, खेलों की रानी किसे कहा जाता है? यानी स्पोर्ट्स की जो रानी है, खेलों की रानी है, वो किसे कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जिम्नास्टिक को, एथलेटिक्स को, तैराकी को या साइकिलिंग को? खेलों की रानी किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे जर्मन अवधारणा देखिए अपन, जर्मन अवधारणा के अनुसार देखें तो वो यहाँ पे जिम्नास्टिक आती है, लेकिन यहाँ पे खेलों की रानी वो एथलेटिक्स रहेगी, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 60 सही आंसर रहेगा एथलेटिक्स। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 61, नेशनल फिटनेस कोर में कितने टेस्ट होते हैं दोस्तों? यहाँ पे नेशनल फिटनेस कोर है उसमें कितने टेस्ट होते हैं? 2, 4, 3, 5। प्रश्न नंबर 61 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे नेशनल फिटनेस कोर है उसमें 3 यहाँ पे टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, प्रथम महिला जो भारत सरकार में मंत्री बनी है दोस्तों, यहाँ पे भारत सरकार के अंदर प्रथम महिला कौन है जो मंत्री बनी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 62 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर, ध्यान रखना है। राजकुमारी जो अमृत कौर है दोस्तों, वो यहाँ पे भारत सरकार में पहली महिला मंत्री है, और ये क्या बनी थी भारत की, ध्यान रखना है। तो ये भारत की स्वास्थ्य मंत्री, ध्यान रखना, स्वास्थ्य मंत्री। और इसी के नाम पर राजकुमारी अमृत कौर स्कीम चलाई जाती है, जो कब चलाई जाती है? 1953 में राजकुमारी अमृत कौर स्कीम भी चलाई गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 63, वर्दी का अर्थ नहीं है, यानी वर्दी है इसका अर्थ नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा अर्थ नहीं है? पेशियों का बढ़ना, मस्तिष्क का बढ़ना, शरीर का बढ़ना, हड्डियों का रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों यहाँ पे वर्दी किस में आती है? तो वर्दी लंबाई चौड़ाई से संबंधित होती है, तो वर्दी में कौन नहीं आएगा? प्रश्न नंबर 63 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वर्दी में क्या नहीं आएगा? तो ध्यान रखना, हड्डियों का जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो वर्दी के अंदर नहीं आएगा। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे हड्डियों के अंदर जो जैसे बोन मेरो होता है, कैल्शियम है, ये चेंजिंग होता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होता है? कोरिंथ में, ओलंपिया में, डेल्फी में, अर्गलीज में, ध्यान रखना कौन सा रहेगा दोस्तों। ये एथेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो एथेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ओलंपिक 4 प्रकार के जो पैनहेलेनिक खेल होते थे, ओलंपस, इस्थमियन, नीमियन, जो खेल होते थे उसमें पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 64 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, आयोजन कहाँ? तो ओलंपिया में होता था, ध्यान रखना, ओलंपिया के अंदर होता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ वापस से। प्रश्न नंबर यहाँ पे 65, नेशनल
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का सुझाव दिया है। दोस्तों यहाँ पे नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसका सुझाव किसने दिया है, जो 1900 यहाँ पे 65 में दिया गया था। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट खेल सलाहकार समिति, खेल मंत्रालय, खेलकूद जांच समिति, शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड। प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड के द्वारा यहाँ पे एफिशिएंसी टेस्ट का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 66, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का निर्माण कब हुआ, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, इसका निर्माण कब किया गया। प्रश्न नंबर 66 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1960 के अंदर यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का निर्माण किया गया। दोस्तों आप क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा है अपने पास, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला पर रहेगा 67 देखें दोस्तों। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है। दोस्तों यहाँ पे जर्मनी की बात पूछी गई है, उसमें आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है। जॉन बर्नार्ड बेस्डो, सॉल्जमैन, जोहान जैकब, फ्रेडरिक साइमन। प्रश्न नंबर 67 से आंसर रहेगा दोस्तों जॉन बर्नार्ड बेस्डो है वो जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जन्मदाता रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 देखें दोस्तों। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का संयोजक था। दोस्तों यहाँ पे अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति है, इसका संयोजक कौन था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हरदेनाथ कुंजरू, PM जोसेफ, MK कोल, अब्दुल कलाम आज़ाद। 68 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों PM जोसेफ है, वो ध्यान रखना है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का संयोजक था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 देखिए। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किसने नहीं किया, यानी नहीं किया, वो अपने यहाँ पे बताना है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे नहीं किया, यानी शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण है वो किसने नहीं किया, सेल्डन, क्रेसमर, यूंग या सिसरो। प्रश्न नंबर 69 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिसरो महोदय के द्वारा यहाँ पे नहीं किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 देखिए दोस्तों। कुश्ती को प्राचीन काल में कहते थे, यानी कुश्ती को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, सूमो, ग्रीको रोमन, द्वंद्व युद्ध या मलई युद्ध। प्रश्न नंबर 70 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मलई युद्ध के नाम से इसे अपन प्राचीन टाइम में जानते थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 देखिए दोस्तों। मानव शरीर में सर्वाधिक किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कल भी अपन ने प्रश्नोत्तर में शामिल किया था परसों। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 71, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा उत्तोलक रहेगा, तो वो ध्यान रखना है 71 में तृतीय श्रेणी यानी थर्ड क्लास लीवर होता है वो सबसे ज़्यादा, और सबसे कम वो सेकंड क्लास लीवर सबसे कम होता है। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखे दोस्तों। स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड, ध्यान रखना है स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड जो पेशी है, मसल्स है, वो कहाँ स्थित होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड है जो मांसपेशी है वो कहाँ स्थित होती है, पैर में, बाहों में, तालू में या गर्दन में। प्रश्न नंबर 72 और सही आंसर रहेगा दोस्तों गर्दन के अंदर यहाँ पे स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मांसपेशी पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखें दोस्तों। जीवन यापन का क्रियात्मक शिक्षण विद्यार्थी को प्राप्त होता है, यानी जीवन यापन का, ध्यान रखना है, जीवन यापन का क्रियात्मक शिक्षण विद्यार्थी को प्राप्त होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कब होता है, समाज से, पिकनिक से, अनुभव से या शिविर से। जीवन यापन करने का क्रियात्मक शिक्षण है, नॉलेज है, वो विद्यार्थी को कहाँ से मिलता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 73 और सही आंसर रहेगा दोस्तों शिविर होते हैं जो कैंप होते हैं, ध्यान रखना है, इन कैंपों से अपने को यह जीवन यापन संबंधित नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखें दोस्तों। टेबुलर पद्धति संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे टेबुलर पद्धति है वो किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लीग, नॉकआउट, कॉम्बिनेशन या चैलेंज। 74 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेबुलर पद्धति, ध्यान रखना है, वो लीग टूर्नामेंट से संबंधित रहेगी। टेबुलर हो गई, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे साइकिल पद्धति हो गई, टेबुलर, ये इससे संबंधित होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों। ओलंपिक ध्वज का रंग होता है, दोस्तों जो ओलंपिक ध्वज होता है इसका रंग कैसा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो ओलंपिक ध्वज है इसका रंग कैसा रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है।
चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 74 5 और जो सही आंसर निकल के आया वो यहाँ पे सफ़ेद इसका रंग होता है। ध्यान रखना, सफ़ेद रंग का मतलब इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। इसमें जो रिंग होती है वो रिंग, ध्यान रखना है, वो अलग अलग कलर्स की होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 में देखते दोस्तों, शतरंज में 1 घंटे में कितनी चालें चली जाती है। दोस्तों यहाँ पे 1 घंटे के अंदर कितनी चालें चली जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कम से कम कितनी चालें चली जाती है, 16, 18, 22, 20। प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 घंटे में कम से कम यहाँ पे 16 चालें चलना अनिवार्य होता है। ध्यान रखना है, 76 में 16 चाल यहाँ पे चलेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 77, एथेंस में शारीरिक शिक्षा अध्यापक को क्या कहा जाता था। दोस्तों एथेंस में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता था उसे अपन किस नाम से जानते थे, प्लेस्ट्रा, कोरिंथ, पेडोट्राइप या फिर जिम्नास्टिक शिक्षक। 77 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, इसे अपन पेडोट्राइप के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 देखिए दोस्तों यहाँ पे, मलेरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। ध्यान रखना, मलेरिया हो जाता है तो कौन सा अंग इससे प्रभावित होने वाला है, जिगर, यकृत, आंत या फेफड़ा। प्रश्न नंबर 78 सही आंसर रहेगा दोस्तों, मलेरिया के अंदर जो प्रभावित होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना है, चलिए दोस्तों यहाँ पे 78 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, मलेरिया के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है वो यकृत प्रभावित है, लीवर संबंधित यहाँ पे मलेरिया के अंदर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मलेरिया के अंदर यहाँ पे जिगर प्रभावित होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों, आयरन क्रॉस की उपाधि किसे दी गई है। यहाँ पे आयरन क्रॉस है, इसकी उपाधि किसे दी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना। फेडरिक जॉन, कार्ल आंद्रे, हिपोक्रेटिस, साल्जमैन। आयरन क्रॉस की उपाधि प्रश्न नंबर 79 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फेडरिक जॉन है, इसको आयरन क्रॉस की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 80 देखें दोस्तों, भारत में नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना की गई थी, यानी भारत के अंदर जो नेहरू युवा केंद्र है इनकी स्थापना कब की गई थी, 72, 3, 4 या 5 में। प्रश्न नंबर 80 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, भारत में नेहरू युवा केंद्र है, इसकी स्थापना यहाँ पे 1972 में की गई थी। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 देखें दोस्तों, खेलों को शिक्षा का साधन किसने कहा, यानी खेल है तो खेलों को शिक्षा का साधन है वो किसने कहा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्लेटो, आर्मस्ट्रॉन्ग, कार्ल ग्रूस या फिर प्रोबेल। प्रश्न नंबर 81 बताना है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 81 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्ल ग्रूस, ध्यान रखना है, कार्ल ग्रूस ने खेलों को शिक्षा का साधन कहा है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 देखिए दोस्तों यहाँ पे, पेक्टोरेलिस पेशी है वो शरीर में कहाँ पाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेक्टोरेलिस मेजर भी अपन इसे बोलते हैं, वो कहाँ पाई जाती है, वक्षस्थल में, पेट में, गर्दन में या कंधे में। प्रश्न नंबर 82 बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 82 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वक्षस्थल जिसे अपन चेस्ट के नाम से जानते हैं, छाती के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 83 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 83, बाई मिली टीम का मैच किस टीम से होता है। दोस्तों यहाँ पे कोई टीम है, मान लो उसको बाई मिल जाती है तो उसका यहाँ पे बताना है अपने को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि 2 ऑप्शन और मिल जाए आपको देखने को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एडजस्ट करना है थोड़ा सा कि अगर बाई मिल जाती है किसी टीम को तो मैच किस टीम से होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अंतिम चक्र के विजेता से, सेमीफाइनल में पहुंची टीम से, प्रथम चक्र के विजेता से या कोई नहीं। मान लो कोई टीम है उसको बाई मिल जाती है पहली बार, तो फिर उसका मैच कब होगा वो अपने को यहाँ पे बताना। मान लो 1 नंबर को बाई मिल गई तो 1 नंबर आगे चलेगी, 2 और इसमें से मैच हो जाता है, और नीचे यहाँ पे 1 बाई मिल जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे बाई मिल जाती है टीम तो वो आगे चली जाती है, ध्यान रखना आगे चली जाती है। तो किसका इससे मैच किससे होगा, तो प्रथम चक्र की जो विजेता टीम है उससे आगे जाके मैच होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 देखे दोस्तों,
प्रश्न नंबर 84 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा शिक्षण में पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है। दोस्तों शारीरिक शिक्षा शिक्षण में पाठ्य योजना कितने प्रकार की रहेगी, लेसन प्लान, वो अपने को यहाँ पे बताना। चलिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 84 का, वो 2 प्रकार की जिसे अपन सामान्य और विशिष्ट पाठ्य योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 देखिए दोस्तों यहाँ पे WHO की स्थापना कब हुई। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। WHO की स्थापना कब हुई। प्रश्न नंबर यहाँ पे 85 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे WHO की स्थापना 7 अप्रैल, ध्यान रखना है 1948, 7 अप्रैल 1948 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों, खेलों में प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार किस प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेलों के अंदर है वो प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार किस प्रेरणा या के अंतर्गत आते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सकारात्मक प्रेरणा है, नकारात्मक है, या दोनों, दोनों नहीं। प्रश्न नंबर 86 बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 86 सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक या नकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 87। साधारण वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। दोस्तों जो साधारण वायु होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 79, 21 या फिर 0.03 या 40%। सही आंसर रहेगा दोस्तों, साधारण वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% यहाँ पे पाई जाती है, ध्यान रखना 21%। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 देखिए दोस्तों, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे वेलनेस के लिए क्या आवश्यक है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। उत्तम स्वास्थ्य यानी वेलनेस के लिए क्या आवश्यक है, उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन-सहन या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 88 रहेगा, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, ध्यान रखना है सभी अपने को यहाँ पे करते हैं तो वेलनेस उत्तम स्वास्थ्य रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 देखें दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक निष्पादन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। दोस्तों जो शारीरिक निष्पादन है, किसी भी क्रिया है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, प्रेरणा, रुचि, अभिवृत्ति या सभी। प्रश्न नंबर 89 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, शारीरिक कोई भी क्रिया है उसको प्रभावित करने वाले सभी रहेंगे, यानी रुचि भी कर सकती है, प्रेरणा या अभिवृत्ति भी संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 90 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, सलबासन, यहाँ पे सबलासन नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन सलबासन कहते हैं। तो सलबासन योग है वो किस कीड़े से मिलता जुलता है, ध्यान रखना है किस कीड़े से है, जानवर से वो मिलता जुलता है, यानी सलबासन। यहाँ पे सलबासन है दोस्तों, यानी सलबासन, जो सलबासन होता है दोस्तों वो किससे मिलता जुलता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 90 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी टिड्डी होता है, टिड्डी से मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 देखें दोस्तों यहाँ पे, हृदय रोग में कौन सा आसन लाभदायक होता है। दोस्तों जो हार्ट से संबंधित बीमारी हो जाती है उसमें कौन सा आसन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न नंबर 91 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों, हार्ट से संबंधित जो बीमारी होती है उसमें शवासन अपने को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 92। शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना कहलाता है, यानी शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं अपन, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, प्राणायाम, व्यायाम, आसन या सभी। एक विशेष मुद्रा, कोई भी मुद्रा हो सकती है, जैसे पद्मासन हो गया, वो सुखासन हो गया, तो वो कौन सी मुद्रा रहेगी, कौन सा आसन रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 92 सही आंसर रहेगा दोस्तों, विशेष मुद्रा में रखते तो उसे अपन आसन की श्रेणी में जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 93। किस प्राणायाम में श्वास धीरे से अंदर लेते हैं व तेजी से बाहर निकालते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा प्राणायाम है जिसमें धीरे से श्वास लेते हैं और झटके के साथ यानी बाहर निकालते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। समवर्ती, भ्रामरी, उज्जयी या कपालभाति। प्रश्न नंबर 93 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 93 के अंदर कपालभाति प्राणायाम है, उसमें श्वास को धीरे से लेते हैं और झटके के साथ अपन छोड़ते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 देखें दोस्तों, किस शुद्धि क्रिया में, यानी किस शुद्धि क्रिया में ध्यान को केंद्रित करने होता है, यानी कौन सी शुद्धि क्रिया है जिसमें ध्यान को केंद्रित करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ध्यान को केंद्रित
करते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे करते हैं, नोली, बस्ती, धोती या त्राटक। तो प्रश्न नंबर 94 सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो त्राटक क्रिया होती है उसको करते समय यहाँ पर ध्यान का केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 95 देंगे दोस्तों। षटक्रम को कहते हैं दोस्तों, जो षटक्रम है इसको किस नाम से अपन जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। योग, आसन, प्राणायाम या शुद्धि क्रियाएं। षटक्रम में दोस्तों 6 क्रियाएं होती है, यानी नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्राटक। नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्राटक और नोली, ये 6 क्रियाएं होती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, षटक्रम या शुद्धि क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 देखिए दोस्तों। मानव शरीर का दोष है, यानी मानव शरीर का दोष कौन सा है, कफ, वात, पित्त या सभी। यहाँ पे पित्त है दोस्तों, वात, कफ, पित्त, ये क्या है, तो ये सभी ध्यान रखना है। 96 में मानव शरीर के दोष होते हैं, यानी विकार। दोष का मतलब दोस्तों यहाँ पे विकार से अपन लगा सकते हैं, विकार होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 देखिए दोस्तों। किस योग को आंतरिक व बहिरंग में बांटा गया है, यानी कौन सा योग है जिसको अंतरंग और बहिरंग में बांटा गया है। हठ योग, भक्ति योग, राजयोग या कर्म योग। प्रश्न नंबर 97 बताना है दोस्तों अपने को, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो राजयोग है दोस्तों उसको अंतरंग और बहिरंग के अंदर अपन बांटा गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 देखिए दोस्तों। ध्यान की पराकाष्ठा है दोस्तों, ध्यान है, उस ध्यान की पराकाष्ठा क्या होती है वो, या अंतिम इसका लक्ष्य है वो क्या होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। आसन, धारणा, प्रत्याहार या समाधि। ध्यान की पराकाष्ठा क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 98 सही आंसर रहेगा दोस्तों। समाधि ध्यान की अंतिम पराकाष्ठा है और साधक का अंतिम लक्ष्य भी होता है। जो साधक होता है उसका अंतिम लक्ष्य होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 99। व्यक्तिगत शुद्धिकरण है दोस्तों, यहाँ पे व्यक्तिगत शुद्धिकरण कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना। व्यक्तिगत शुद्धिकरण कौन सा है, यम, नियम, आसन या समाधि। प्रश्न नंबर 99 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो नियम होता है इसके 5 भाग होते हैं, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये व्यक्तिगत नियम से संबंधित होता है, और यम होता है वो सामाजिक नियम से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 100 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 100। अस्तेय का अर्थ है दोस्तों, अस्तेय है, इसका अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अस्तेय का अर्थ है व्यायाम करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, सफाई करना। प्रश्न नंबर 100 सही आंसर रहेगा दोस्तों। चोरी न करना अस्तेय का अर्थ होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 देखिए दोस्तों। यहाँ पे शिविर स्थल की जमीन होती है, जो शिविर कैंप होता है, कैंप स्थल की जो जमीन होती है वो कैसी होनी चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है। असमतल, समतल, कांटो युक्त या गड्ढों युक्त। प्रश्न नंबर 101 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे समतल होनी चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 102 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 102। शिविर के सफल आयोजन में मुख्य भूमिका किसकी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्थल चयन की, सुरक्षा उपकरणों की, उद्देश्य की और सभी की। प्रश्न नंबर यहाँ पे 102 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है उपरोक्त सभी। शिविर को सफल संचालन के लिए सभी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 103 देंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रतिदिन के वातावरण से दूर जाकर कुछ समय में जीवन के सच्चे, कड़वे, मीठे अनुभव किससे प्राप्त करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे टहलने, आसन, व्यायाम या शिविर से कौन किससे अपन यहाँ पे दूर रहकर जीवन के अनुभव या अच्छे अनुभव प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न नंबर 103 में सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे शिविर होता है, कैंप होता है, वहाँ से अपने को अच्छे आनंद की अनुभूति होती है, यहाँ पे बहुत से अनुभव अपन सीख पाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 देखिए दोस्तों। शिविर में विद्यार्थी क्या हासिल नहीं करता है, यानी शिविर है, शिविर में विद्यार्थी क्या हासिल नहीं करता है। सहन शक्ति, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास या डर। प्रश्न नंबर 104 सही आंसर रहेगा दोस्तों। शिविर के अंदर है वो विद्यार्थी, ध्यान रखना है, डर नहीं हासिल कर पाता है, ध्यान रखना है। साथ ही में सहन शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता यहाँ पे अनुभव कर पाता है, हासिल कर पाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों। हम अक्सर अलसी का तेल लगाते हैं, ध्यान रखना है, हम अक्सर अलसी का तेल क्यों लगाते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। किस पर लगाते हैं, जाली पर, क्रिकेट बैट पर, कुश्ती मैट पर या टेनिस रैकेट पर अलसी का तेल लगाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपने पहली बार सुना होगा शायद मेरे हिसाब से,
हम अक्सर अलसी का तेल लगाते हैं, किस पर लगाते हैं 105 में बताना है। तो ध्यान रखना प्रश्न नंबर यहाँ पे 105 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो क्रिकेट का बैट होता है उस पर ज़्यादातर अलसी का तेल अपन लगाते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहता है, जिसके कारण वो लकड़ी यहाँ पे खराब नहीं होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कमरे में खेला जाने वाला खेल नहीं है, यानी इंडोर खेल एक छोटी सी जगह में खेले जाने वाला कौन सा नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना। शतरंज, ताश, कैरम बोर्ड या फुटबॉल। प्रश्न नंबर 106 सही आंसर रहेगा दोस्तों। फुटबॉल गेम्स है वो कमरे के अंदर नहीं खेला जा सकता। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के सफल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन के सफल संचालन के लिए क्या आवश्यक है? उपकरण, अच्छे स्टेडियम, दर्शक या कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 107 और जो सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे उपकरण होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा उपकरण। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 देखिए दोस्तों, कौन सा नेता का गुण नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा है जो नेता का गुण नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना। ईमानदारी, दूरदृष्टि, सहयोगी या दुराचारी। प्रश्न नंबर 108 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वो ध्यान रखना है, दुराचारी होता है वो यहाँ पे नेता का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 देखिए दोस्तों, लीडरशिप में एच का अर्थ नहीं है, यानी लीडरशिप है, लीडरशिप जो अपनी होती है उसमें जो एच है, इस एच का अर्थ कौन सा नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऑनेस्टी, हेल्थी, होमर या फिर हाउस। प्रश्न नंबर यहाँ पे 109 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एच का अर्थ हाउस नहीं होता है, बल्कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, हेल्थ, स्वास्थ्य और होमर से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 देखिए दोस्तों, नेतृत्व का विकास किया जाता है, यानी लीडरशिप है इसका डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जिम्मेदारी देकर, असाइनमेंट देकर, मैच संचालन जिम्मेदारी से या सभी से। प्रश्न नंबर 110 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सभी, यानी ये सभी जिम्मेदारी देने से यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 देखिए दोस्तों, नेता वह व्यक्ति है जो दूसरे किसी व्यक्ति से भिन्न व अधिक है। ध्यान रखना है, नेता वह व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से भिन्न भी है और उससे अधिक भी है। यह कथन किसने दिया है? विल्सन, लीड, जोसेफ या स्टेयर। प्रश्न नंबर 111 सही आंसर रहेगा दोस्तों, लीड महोदय के द्वारा ये यहाँ पे डेफिनेशन दी गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 112 देखिए दोस्तों, किस प्रशासन को अनुशासनात्मक माना जाता है? ध्यान रखना, कौन सा प्रशासन है जिसे अपन अनुशासनात्मक मान सकते हैं? अशासन, प्रजातंत्र, अराजक या निरंकुश। प्रश्न नंबर 112 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रजातंत्र, यानी डेमोक्रेटिक होता है उसे अपन यहाँ पे अनुशासनात्मक मानते हैं। दोस्तों ये प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का भाग है अपने टॉपिक में, उससे ध्यान रखना है। प्रशासन यहाँ पे ये प्रशासन के प्रकार है, प्रजातंत्र, अशासन, निरंकुश और अराजक, ये प्रशासन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 113 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 113, एक कुशल प्रशासक में कौन सा गुण नहीं है? यानी कुशल जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसमें कौन सा यहाँ पे गुण नहीं है? नेतृत्व क्षमता, सहयोगी, अदूरदर्शी, अनुशासित। प्रश्न नंबर 113 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अदूरदर्शी है वो यहाँ पे इसके अंदर गुण नहीं होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों। यहाँ पे किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो बिना समाज के नहीं रह सकता? यानी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों यहाँ पे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो बिना समाज के नहीं रह सकता। अरस्तु, हल, स्टेन या ड्रग। प्रश्न नंबर 114 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों अरस्तु के द्वारा। ध्यान रखना है, अरस्तु के द्वारा ये कहा गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 देखिए दोस्तों, कौन सी संस्था व्यावसायिक नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सी संस्था है जो व्यावसायिक नहीं है? सर्कस, नाइट क्लब, स्काउट गाइड या सिनेमा। ध्यान रखना है कौन सी संस्था व्यावसायिक नहीं है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 115 और सही आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे जो स्काउट गाइड है ध्यान रखना है ये व्यावसायिक संस्था नहीं रही, बाकी ये सभी अपने अपने व्यवसाय से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों। यहाँ पे खेल ही जीवन है ये सिद्धांत दिया है। दोस्तों यहाँ पे खेल ही जीवन है यानी प्ले इज लाइफ थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? हल, जॉन डेवी, अरस्तु या मैकडूगल। प्ले इज लाइफ थ्योरी। प्रश्न नंबर 116 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे
जॉन डीवी के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 117 देखिए दोस्तों, रिक्रिएशन में अंतिम एन का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे रिक्रिएशन है, इस रिक्रिएशन में जो एन है, ध्यान रखना है, जो अंतिम एन है इसका अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नेचुरल, नेगेटिव, नोसिली या नॉन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 117 सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो रहने वाला है नेचुरल। ध्यान रखना है, एन का अर्थ क्या होता है, रिक्रिएशन के अंदर नेचुरल होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 118, प्रश्न नंबर 118 देखिए दोस्तों, किस क्रिया द्वारा अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया जाता है, यानी कौन सी क्रिया है जिसमें खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त किया जाता है। प्रशासन द्वारा, मनोरंजन, टूर्नामेंट या शिविर द्वारा। प्रश्न नंबर 118 और सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो रहने वाला है मनोरंजन के द्वारा, यानी रिक्रिएशन के द्वारा अपन पुनः ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 119, 5 या 6 पिरामिडों से मिलकर बनी प्रतियोगिता कौन सी है, यानी 5 या 6 पिरामिडों से मिलकर जो प्रतियोगिता बनती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। लेडर, पिरामिड, स्पाइडर वेव या संयुक्त। 119 बताना है और सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो रहने वाला है, इसे अपन स्पाइडर वेव के नाम से जानते हैं। स्पाइडर वेव, ध्यान रखना, 5 पिरामिडों से मिलकर जो बनी प्रतियोगिता स्पाइडर वेव कहलाती है, यानी मकड़ी के जाले के समान जो आती है उसे अपन स्पाइडर वेव के नाम से जानते हैं, जो इस प्रकार यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 120, किस विधि को सिड्डी विधि कहते हैं। ध्यान रखना, कौन सी विधि है जिसे अपन सिड्डी के नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। जो सिड्डी विधि होती है वो इस प्रकार टूर्नामेंट करवाए जाते हैं उसके अंदर, यानी खिलाड़ी है वो आगे से आगे तक इसमें जाता रहता है। प्रश्न नंबर 120 उससे आंसर आएगा दोस्तों, लेडर को, ध्यान रखना, लेडर होती है उसे अपन सिड्डी विधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 121 यानी 121 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 121, संयुक्त प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे संयुक्त प्रतियोगिता यानी कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता वो कितने प्रकार की होती है वो अपने पे बताना। दोस्तों संयुक्त प्रतियोगिता 2 प्रतियोगिताओं का मिलन स्थल है, 2 प्रतियोगिताओं का मिक्स रूप है, यानी लीग और नॉकआउट। ध्यान रखना, लीग प्लस नॉकआउट को मिलाकर ये प्रतियोगिता की जाती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 121 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 प्रकार की होती है कौन सी संयुक्त प्रतियोगिता। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 122, प्रश्न नंबर 122 देखिए दोस्तों, विशिष्ट पाठ्य योजना में मनोरंजनात्मक क्रिया है, यानी जो स्पेशल लेसल प्लान है उसमें जो मनोरंजनात्मक रिक्रिएशन क्रिया है वो कौन सी होती है। व्यायाम करना, बुनियादी कौशल, लीडअप खेल या फिर एकत्रीकरण। प्रश्न नंबर यहाँ पे 122 सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे लीडअप गेम होते हैं वो विशिष्ट यहाँ पे मनोरंजनात्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। विशिष्ट पाठ्य योजना में जो मनोरंजनात्मक क्रिया है वो लीडअप खेल होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 123 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 123, वार्म अप के लिए व्यायाम होते हैं। दोस्तों यहाँ पे वार्म अप होता है, इसके लिए व्यायाम क्या होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। सामान्य, विशिष्ट, दोनों या दोनों नहीं, कौन से व्यायाम करते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 123 सामान्य। वार्म अप के अंदर अपन जनरल व्यायाम करते हैं, जनरल यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 124, प्रश्न नंबर 124 देखिए दोस्तों, कक्षा प्रबंधन का सोपान है। दोस्तों यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट है, इसका कौन सा चरण है या सोपान है वो अपने यहाँ पे बताना है। कक्षा आरंभ से पूर्व की स्थिति, कक्षा में प्रशिक्षण के समय, कक्षा के उपरांत की स्थिति या सभी। कक्षा प्रबंधन का सोपान है, यानी कक्षा क्लास मैनेजमेंट है वो कौन सा रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना 124 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी ये क्लास मैनेजमेंट से संबंधित होते हैं। कक्षा से पूर्व में भी करते हैं अपन स्थिति में, प्रारंभ में, प्रशिक्षण देते समय, उपरांत, उसके दौरान भी और लास्ट तक भी ये करते रहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 125, दृश्य साधन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे दृश्य यानी विजिबल जो फैक्ट है वो कौन सा नहीं रहेगा। दोस्तों जनसंपर्क के जो साधन है, जनसंपर्क के और जनसंपर्क के दृश्य होते हैं, सर्वे होते हैं, और सर्वे और दृश्य दोनों, यानी 3 प्रकार के यहाँ पे इसमें उपकरण होते हैं। तो दृश्य साधन नहीं है, नमूने, चार्ट, रेडियो या चित्र। प्रश्न नंबर 125 सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो रेडियो है वो दृश्य नहीं रहेगा, ये सर्वे साधन रहेगा। ध्यान रखना, ये सर्वे साधन होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 126 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 126, जनसंपर्क का साधन है। दोस्तों यहाँ पे जो जनसंपर्क है, जनसंपर्क का साधन कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पोस्टर, दूरदर्शन या रैलियाँ या सभी। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 126 का जनसंपर्क ये सभी साधन रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 127,
प्रश्न नंबर 127 देखें दोस्तों, किस तकनीक द्वारा जांच व त्रुटियां दर्शाई जाती है? कौन सी तकनीक जिसके द्वारा अपन जांच और त्रुटियां देख सकते हैं? व्याख्यान, नवीनीकरण, निरीक्षण या मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 127 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन निरीक्षण विधि के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना है। 127 में निरीक्षण विधि के द्वारा अपन यहाँ पे जांच और त्रुटियां देख सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 128 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 128, किस क्रिया में ऑक्सीजन ऋण की स्थिति आती है? यानी कौन सी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ऋण या डेप्थ की स्थिति बनती है? ऑक्सीजन डेप्थ भी इसे अपन बोलते हैं। एरोबिक, एनारोबिक, वार्म अप या योग। प्रश्न नंबर 128 बताना है और सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो रहने वाला है एनारोबिक, यानी अनऑक्सीकृत क्रिया होती है उसके अंदर ऑक्सीजन डेप्थ की स्थिति बनती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 129 देखें दोस्तों, तालबद्ध व्यायाम है दोस्तों। यहाँ पे तालबद्ध व्यायाम कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। 100 मीटर दौड़, फुटबॉल, तैराकी या डंबल। तालबद्ध यानी रिदमिक एक्सरसाइज बोलते हैं अपन इसे, इसे अपन रिदमिक एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 129 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे डंबल होते हैं, डंबल में लेजियम हुप्स होते हैं, वो तालबद्ध क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और अगला आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 130 देखें दोस्तों, मालिश करना व्यायाम है, यानी मालिश करते हैं वो व्यायाम कौन सा है? सक्रिय, निष्क्रिय, ऋणात्मक या उद्देश्यात्मक। मालिश करना व्यायाम कौन सा है? प्रश्न नंबर 130 सही आंसर रहेगा दोस्तों। ये निष्क्रिय व्यायाम होता है, क्योंकि अपन मालिश किससे करवाते हैं? दूसरे से। अगर खुद करते हैं तो वो सक्रिय, दूसरे से करवाते हैं तो वो निष्क्रिय होता है, यानी एक्टिव और पैसिव यहाँ पे मसाज इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों 130 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितना स्कोर कर पाए वो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और क्लास कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करके ही आप क्लास को छोड़े। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।